जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। प्रोफेसर जगमोहन सिंह शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के भांजे हैं और ना सिर्फ जन्म से उस परिवार के साथ जुड़े हैं, बल्कि पूरा जीवन भगत सिंह और बाकी आज़ादी के उस आंदोलन के बारे में जानकारी जुटाने और उस जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए, युवाओं तक पहुंचाने के लिए जीवन भर प्रयासरत रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है कि प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से हम बहुत सारी नई नई बातें जानेंगे। और इस कड़ी में पहले भाग में हम बात करने वाले हैं शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के महान दादा सरदार अर्जुन सिंह के बारे में और उनके दूसरे पूर्वजों के बारे में। तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये मौका दिया। आप लुधियाना से चलकर आए हैं और ये बड़ा सौभाग्य हमारा है। तो सीधे सीधे हम बातचीत शुरू करते हैं। प्रोफेसर साहब, जो पूर्वज थे भगत सिंह के, परदादा, सगड़दादा, उस टाइम से वो भी बहुत ही बड़ी विरासत रही है और लोग अक्सर उसके बारे में कम जान पाते हैं। आपके पास वो खजाना भी है, तो उस खजाने से कुछ मोती आप हमें लुटाएंगे, प्लीज बताएं। ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त तक जी 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 जी। तो मतलब तो उसमें ये इलाका जो है, मतलब जिसमें मतलब सर भगत सिंह के परिवार या उनका था, तो ये सीधा कंपनी के कंट्रोल में आ गया। और जैसे हर सरकार ये करती है कि जिन लोगों से आपको डर है उनको कमज़ोर करने के लिए उनके रिसोर्सेज छीन ले। तो इनकी आधी जायदाद जो है वो हेनरी जॉन लॉरेंस, जो उस वक्त वहाँ कमिश्नर बने थे, उन्होंने पहला फैसला किया कि लोगों को कमज़ोर कैसे करना। तो वो उनकी आधी जो जायदाद थी वो उनसे छीन ली गई, सरदार फतेह सिंह की। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत गहरे और दूरदृष्टि वाले पक्ष हैं, जिन्होंने वो कहते कि ठीक है, अगर ये मेरे हाल के नीचे नहीं है, तो अगर कंपनी वाले किसी जागीरदार को बिठाएंगे तो मेरे लड़के आपस में उनके साथ लड़ते झगड़ते अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो इससे मैं उनको मुक्ति दिलवा सकता हूँ कि अगर मेरे मतलब हाल के नीचे नहीं है तो वो कौन जोतेगा, उसका फैसला मैं करता हूँ। अच्छा। तो उसने अपना फैसला कर लिया, आपसे छुड़ा लिए, लेकिन उसका अगला फैसला जो है, तो उन्होंने सतलुज के किनारे पे एक समुदाय है हमारा, राई कहते हैं उन्हें। अच्छा। वो मुस्लिम हैं, लेकिन वो मेहनती हैं। तो उन्होंने वो दरिया के किनारे पे अनिश्चितता होती है कि इस दफ़ा पानी आया तो आपकी बह भी सकती है। तो उन्होंने कहा कि तुम आओ और खेती करो, और तुम्हें अगर कंपनी हटाएगी तो मैं उसकी लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ सकता। क्या बात है। तो वो रहे वहाँ पर। तो ये फिर 1857 आ गया, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती बढ़ती पूरे पंजाब को उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया। तो जब पंजाब को आया तो फिर यही हेनरी जो जॉन लॉरेंस है, ये गवर्नर बन गया। तो इसने फिर ये सोचा कि भी अब पंजाब को ऐसे ऑर्गेनाइज करूं कि 1857 के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जिसकी कई दंत कथें हैं। लेकिन एक्चुअली है कि जो जागीरदारी होती है वो हर राज के साथ चलती है, क्योंकि उनको अपना हित ज़्यादा प्यारा होता है। तो उन्होंने कहा कि भी अब क्योंकि दलीप सिंह भी नहीं है, जिसके नाम पे महाराजा दलीप सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह के वारिस थे, तो वो भी, उनको भी इंग्लैंड ले जाया जा चुका है। तो इसलिए अब हमारे पास कोई सिंबल नहीं है जिस पे हम लड़ेंगे, तो इसलिए इनके साथ समझौता कर लो। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि भाई तुम अब मेरी मदद करो 1857 में। तो वो कहते कि भी लड़ने वाले जो लोग हैं वो तो तुमने नाराज कर रखे हैं, क्योंकि उनकी जायदादें छीनी हुई है। तो वो कहता है कि वो उनको मैं वो जायदाद भी वापस करूंगा और आपको इनाम मिलेगा अगर आप मेरी मदद करें। तो फिर मतलब जो इनके इंचार्ज थे इस इलाके के, उन्होंने अपने लड़के को भेजा। अच्छा। फतेह सिंह जी के पास। जी जी जी। कि भाई ये फैसला हुआ है, वो आपको जायदाद मिलेगी। तो वो उन्होंने जो उस वक़्त कहा, वो मैं समझता हूँ कि फैमिली का आधार
बना। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इम्तिहान आपका उस वक्त होता है जब आप जायदाद और असूल में चुनना। क्या बात है। तो भी तेरे पिता ने मुझे इस इम्तिहान में डाला है कि मैं जायदाद चूज़ करता हूँ कि असूल चूज़ करता हूँ। पर वो कहते कि जाके उसे बता देना कि मैं असूल चूज़ करूँगा, जायदाद नहीं चाहिए। और अपने आने वाले बच्चों को भी बता दूँगा कि ये इम्तिहान में अगर आपने पास होना है तो असूल चुनिए। क्या बात। और असूल का जो उन्होंने उस वक्त एग्जाम्पल दी, क्योंकि वहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसे झंडा जी कहते हैं, झंडा जी कहते हैं, तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने रीऑर्गेनाइज किया था गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के बाद। क्योंकि ये गुरुद्वारा है खटखट कलां में, जी, वो झंडा जी कहते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी क्योंकि बहुत छोटी उम्र के थे, तो महंत एक्चुअली जो थे वो एकत्रित करके चीज़ें, मतलब वो एक ऑर्गेनाइज तरीका था। जी। तो वो बागी हो गए कि अब इस लड़के को हमने क्या देना है, वो भी अपने निजी हित में फंस गए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको सजा दी और दोबारा उन्होंने नए लोगों को साथ लेके किया, जिसमें इन्होंने वो झंडा लगवाया होगा वहाँ पर। तो वो कहते कि जब हमने गुरु गोबिंद सिंह से रिश्ता जोड़ा तो एक ही चीज़ सीखी थी कि लोगों के जहाँ भी लोग अपने हक के लिए खड़े हों, उनके साथ खड़े होना गुरु गोबिंद सिंह के असूल की पैरोकारी। जी। तो वो दो चीज़ें उन्होंने बड़ी स्पष्ट कर दी कि आपने जायदाद के पीछे जाना नहीं है और करना है। और इसके खूबसूरत जो है, मतलब अगर भगत सिंह के रास्ते से हम जानते हैं कि भगत सिंह की अपने पिताजी के साथ एक चिट्ठी पत्र में, जी हाँ, मतलब वो टेक्निकल ग्राउंड पे था और भगत सिंह अपने अकीदे पे थे। जी। तो उन्होंने यही शब्द यूज़ किए कि जब मुझे ज़िंदगी और असूल में चुनना पड़ेगा तो मैं असूल चुनूंगा, ज़िंदगी नहीं चुनूंगा। तो ये सफ़र मतलब है। और सफ़तेह सिंह जी ने, क्योंकि इनके जो उनके बेटे खेम सिंह थे, जो भगत सिंह के परदादा हैं, उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। अच्छा। तो सफ़तेह सिंह डायरेक्टली मतलब सभी को उन्होंने, मतलब उनके दादाजी को और साजीद सिंह तो डायरेक्टली उनके साथ संपर्क में रहे। और वो लिखते भी हैं कि मेरे दादा ने, क्योंकि हमारे वो आगे तो नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जो मुझे बताया उससे है कि मैं सारी उम्र अंग्रेज़ों के खिलाफ 40 साल इसीलिए लड़ता रहा कि उन्होंने कहा था कि असूल पे लड़ना लोगों के साथ खड़े। तो अच्छा, एक प्रोसेस साहब जो पढ़ने में आता है, और सरदार अजीत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसका जिक्र किया है बड़े विस्तार से, कि मूलतः ये परिवार नारली गांव का रहने वाला था। तो नारली गांव से खटखट कलां की वो यात्रा कैसे रही, वो बड़ी दिलचस्प है। सरदार अजीत सिंह जैसे बताते हैं, मैं आपके मुख से, मैं और हमारे सारे श्रोता दर्शक इसको जानना चाहेंगे, वो बताएं। मतलब वो भी, क्योंकि जब हम उसको संदर्भ में देखते हैं, हाँ जी, तो आप देखेंगे खटखट कलां जो है वो एक किले नुमा है। उनकी छोटी गलियां हैं। हाँ जी। जब हम वहाँ नानके जाते तो हमें लगा कि ये एक ऐसा गांव है, इतनी खुली जगह है और ये गलियां छोटी बनी हैं। तो अब हमें समझ लगती है कि वो एक युग था, हाँ जी, जब हमलावर आते थे, हाँ जी, और वो लूट के चले जाते थे। तो गांव, क्योंकि अब जब हमलावर आ गए हैं तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई आपकी प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है, गांव को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती थी। जी जी। इसलिए अब पुराने गांव जो है वो किले के नुमा है, हाँ जी, हाँ कि छोटी गलियां हैं। हाँ जी, हाँ मतलब बाहर से अगर लोग अंदर आएंगे भी तो वो 2 आदमी जो है वो उससे ज़्यादा अंदर नहीं आ सकते। तो आप अपने मतलब छत से ही उनको मतलब निकास कर सकते हैं। जी जी। तो वो खटखट कलां भी ऐसा ही गांव था। हाँ, एक किला था। हाँ, और वो जो बुजुर्ग थे वहाँ, जी जी, वो अब बुजुर्ग हो रहे थे। हाँ, और उनके लड़की थी। हाँ। अब है कि हमारे ट्रेडिशनली लड़की को मतलब आप लीडरशिप नहीं देते। जी जी। तो उसका एक साथी चाहिए था। हाँ, कि वो लड़की लीडरशिप के काबिल है, लेकिन एक साथी चाहिए जो लीडरशिप की जिम्मेवारी निभा सके। तो इनके जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 9 से, मतलब ये तकरीबन 1700-1800 के बीच की बात है जी, क्योंकि वो हमला अब्दाली आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो गांव को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। उस वक़्त मतलब लूटने वाले भी बन जाते थे। तो उनको मतलब चिंता हो रही थी कि अब कोई ऐसा लड़का मिले जो यहाँ रहे। जी जी। और ये जो जिम्मेवारी है गांव की प्रोटेक्शन की, ये ले। जी जी। तो इनके बुजुर्ग, क्योंकि वो जैसे बताते हैं कि वो शायद
हरिद्वार हाँ, जा रहे थे, अस्थियां विसर्जित करने जा रहे थे। तो वो जाते हुए वहाँ ठहरे। हाँ हाँ। तो उनको नारली गांव से नारली गांव जो है वो जी अमृतसर में, अमृतसर खालड़ा मतलब बॉर्डर है, हाँ हाँ, उसके बिल्कुल पास है। जी जी जी। तो वहाँ से ये नारली का नौजवान जो है हाँ वो हाँ आया, सुर था। और वो जो लाहौर का इलाका है, हाँ हाँ, इसमें पोरस के टाइम की कहानियां हैं। अच्छा सिकंदर को अगर किसी ने मल्हार दी हाँ, तो वो पोरस की थी। जी जी। तो इस तरह ये अपने आप को मतलब पिछोकड़ से भी जाते हैं। तो वहाँ बातें हुई और उन्होंने कहा कि हम तो मतलब ऐसा है वो अपना। हाँ तो उन्होंने कहा कि आते हुए हाँ फिर रोक के जाना। हाँ, जब वापस आया तो फिर उसे उन्होंने ऑफर किया। और ये जो है खटगढ़ है, हाँ जी मतलब डावरी में गया दिया हुआ किला। जी जी खट जी। जो हमारे हैं वो डावरी को कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने उनके साथ ये खटगढ़, खटगढ़, हाँ, डावरी में दिया हुआ गढ़, गढ़ किला। हाँ तो उन्होंने उनसे साथ नेगोशिएट किया कि भी मैं छोड़ दूंगा, मैं अपना एक कच्ची गढ़ी बना लूंगा। हाँ तो तुम अगर यहाँ रहो हाँ और ये जिम्मेवारी संभालो हाँ, तो मतलब तुम्हारी शादी भी कर देंगे और ये सारा तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हें दे जी देंगे। जी। तो ही एग्रीड और गांव वाले भी एग्री कर गए। और वो फिर यहाँ पहली सेटलमेंट जो है जी वो इनके मतलब अर्लियर जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं जी जी, उनकी हुई। और देखिए कमाल ये है कि खटकड़ कलां का रिश्ता नारली के साथ बेबे जी तक रहा, निभाया वो रिश्ता। हाँ निभाया, मतलब मिलते थे। तो वो मतलब आना जाना, तो वो कभी रिश्ता टूटा नहीं। लेकिन यहाँ वो ड्यूटी पे थे। यहाँ और मैं समझता हूँ कि वो जो एक ड्यूटी उन्होंने ली उसको भी कि भाई लोगों को आपने लीड करके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो कहीं बाद में मतलब कहीं ना कहीं वो जो है वो भगत सिंह तक मतलब वो प्रफुल्लित होती है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। बड़ी मज़ेदार बात है कि नारली गांव में रहते थे भगत सिंह के पूर्वज। उनमें से एक कोई अपने परिवार में किसी की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार जा रहे थे। उस जमाने में पैदल चलते थे या घोड़ों पे चलते थे? घोड़े पे चलते थे, पैदल। तो वो ऐसे चलते चलते जब खटकड़ कलां जो नवा शहर के पास गांव है वहाँ पहुँचे, रात हुई और वहाँ एक किला था। वहाँ उन्होंने उस किले के, जैसा सरदार अजीत सिंह लिखते हैं कि उसके गेट कीपर से उन्होंने कहा कि भाई रात को यहाँ पे शरण मिल सकती है क्या? उसने किलेदार से पूछा, किलेदार ने कहा कि अंदर बुलाइए, कौन है? और वो फिर इतने उस नौजवान से प्रभावित हुए जैसे आपने बताया। तो खैर आखिर में उनकी वहीं किलेदार की बेटी से शादी हुई और इस तरह वो पूर्वज वहाँ बस गए खटकड़ कलां में। और वहीं फिर आगे कुछ पीढ़ियों के बाद चल के, कुछ सालों के बाद चल के फिर भगत सिंह जी भी उस गांव में मतलब जी जी जी। तो अगला इसमें एक और बात आपसे हम बड़ी मज़ेदार जानना चाहेंगे। आपने बताया कि सरदार खेम सिंह की तो कम उम्र में डेथ हो गई। उनके 3 बेटे थे जी, सरदार सुरजन सिंह, अर्जुन सिंह और मेहर सिंह। तो इन तीनों भाइयों के बारे में बताएं आप। मतलब कि अर्जुन सिंह और सुरजन सिंह काफ़ी साथ साथ चले। जी हाँ जी हाँ। और तीसरे जो मेहर सिंह हैं, ही वॉज ए कॉमनर। हाँ हाँ, खेती करते हैं और कहीं पर लड़ाई झगड़े में वो हो गए, उनको फिर सजा वगैरह भी हुई। अच्छा, लेकिन वो है कि दैट वाज इन ए पर्सनल मोड। ओके। लेकिन ये दोनों फैमिली जो है ये सामाजिक जीवन में, हाँ ये सामाजिक जीवन में चेतन भी हैं। और उसमें क्योंकि फिर इनका जो संबंध है वो उस वक्त की जो नई बन रही कांग्रेस का है उसके साथ भी। और क्योंकि गांव से लेके जलंधर ये एक वकील हैं रायजादा भगत राम जी, तो उसके साथ उनके मुंशीपना भी करते हैं। सरदार अर्जुन सिंह जो है ये पढ़ने लिखने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अजीत सिंह जो याद करते हैं कि मेरे पिता ने, मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो 2 ट्रेटाइज हैं मतलब शेख साइदी के, गुलस्तां और बोस्तां, तो वो मुझे पढ़ा दिए। जी जी। तो मैंने दोबारा देखा कि वो क्या पढ़ाया होगा। लेकिन वो है कि वो इंसानियत के, ह्यूमनिज्म का रिचेस्ट
हाँ हाँ लिटरेचर है हाँ हाँ कि हमारे आपस में कैसे संबंध होने चाहिए, जी जी किस तरह होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो आधार मतलब वो क्योंकि पढ़ने लग गए और फिर उन्होंने यूनानी भी सीखी जी जी दादाजी ने जी उन्होंने, जी जी ताकि लोगों की मदद की जा सके। यूनानी इसलिए नहीं कि वो हाँ प्रोफेशन के तौर पर, लेकिन मदद कर सकें। जी तो ये मतलब वो पार्ट मतलब है। तो वो मतलब उस वक्त दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट बने थे, जी जी तो ये पहला मतलब दो मतलब किसान हाँ मतलब जो थे जी वो डेलीगेट्स थे लाहौर कांग्रेस में। जी जी तो वो पार्ट मतलब इकट्ठा रहा उनका। हाँ, उसमें भी एक बड़ी दिलचस्प आपने जैसे बताया बात पढ़ने में आती है कि जिस रेल से दादा भाई नौरोजी जा रहे थे लाहौर उस अधिवेशन के लिए, जालंधर रेल रुकती है तो वहाँ रायजादा भगतराम इन दोनों भाइयों को दादा भाई नौरोजी से मिलाते हैं और वो बिल्कुल किसानी वेशभूषा में, बाकी तो उस जमाने में कांग्रेस के डेलीगेट सूटेड वूटेड होते थे, तो ऐसे दो डेलीगेट्स को देख के दादा भाई बहुत खुश होते हैं और उनको अपने ही पास डिब्बे में वहीं बैठाते हैं और उनके साथ ही जाते हैं वहाँ तक लाहौर। मतलब कि वो इनकी आगे चेतनता जो है कि मतलब आप सामाजिक चेतनता में बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ तो वो मतलब उसका प्रतीक भी है। जी प्रोफेसर साहब, उसके बाद देखिए यहाँ तक तो दोनों भाई साथ साथ हैं, चाहे वो बाबा राम सिंह की टीचिंग्स के प्रभाव की बात हो तब भी दोनों साथ हैं, और कांग्रेस के उस अधिवेशन तक भी दोनों भाई साथ हैं। आगे चल के दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं, वो क्या परिस्थितियां थी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए मैं समझता हूँ कि पढ़ाई आपको आगे भी बढ़ा सकती है और पढ़ाई आपको ऐसा मौका भी देती है कि आप सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। साजीद सिंह ही याद करवाते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारा अपना स्कूल होना चाहिए जी, मतलब नहीं तो वहाँ क्रिश्चियन स्कूल था। हाँ जी। तो अब क्योंकि 8वीं क्लास तक तो मतलब गांव का बंगा का स्कूल है, हाँ उसमें हाँ पढ़े। हाँ जी हाँ जी। तो अब 9वीं 10वीं के लिए आपको स्कूल चाहिए। हाँ हाँ। तो सुरजन सिंह क्योंकि अपने लड़के को बड़ा बनता देखना चाहते हैं, हाँ हाँ। तो वो प्रपोज करते हैं कि इनको वो मतलब जो क्रिश्चियन स्कूल है उसमें पढ़ाया जाए। हाँ जी। तो साजीद सिंह कहते हैं कि मैंने इंसिस्ट किया, क्योंकि वो अपने दादा के ज़्यादा फतेह सिंह के ज़्यादा क्लोजर हैं, मतलब छोटा भी होने के बाद। तो वो कहते हैं कि मैंने मतलब शोर मचाया कि नहीं हमारा अपना स्कूल क्यों नहीं है। हाँ हाँ। तो जलंधर में साईंदास एंग्लो संस्कृत स्कूल जो है, हाँ जी, हाँ वो जी, खुला। हाँ जी। मतलब वो तो ये 3 भाई उसकी 10वीं के पहले कैंडिडेट थे। हाँ। 7 टोटल थे। हाँ हाँ। 4 शहर के लड़के थे और 3 ये एक फैमिली के अच्छा, थे। ये पहले स्टूडेंट थे। हाँ, दिलबाग सिंह अर्जुन सिंह के लड़के हैं। हाँ। किशन सिंह और अजीत सिंह यंगर हैं। हाँ जी हाँ जी। तो चंचल भी हैं। हाँ हाँ। तो वो 10वीं बार जब की, अब मैंने कहा कि 10वीं के अच्छा, बाद तो तीनों वहीं एडमिशन लिए इकट्ठे पास साईंदास एंग्लो संस्कृत स्कूल जालंधर में। वो पहला 10वीं का ग्रुप है। सरदार अर्जुन सिंह के बड़े 2 बेटे किशन सिंह और अजीत सिंह, हाँ जी। और सरदार सुरजन सिंह के दिलबाग सिंह 3 ये हैं और तीनों क्लास फेलो हैं। हाँ जी। तीनों इकट्ठे 10वीं करते अच्छा, हैं। एक ही साल 10वीं एक ही साल करते हैं। हाँ हाँ। तो क्योंकि अब अजीत सिंह छोटे हैं लेकिन वो साथ हाँ जी, चल रहे हैं और इसीलिए मतलब उनकी चंचलता ज़्यादा। तो वो 10वीं के बाद अब वो युग था कि अगर आपने 10वीं कर ली है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अब किशन सिंह के लिए भी नौकरी ऑफर हुई और दिलबाग सिंह के लिए भी हुई। और साजीद सिंह कहते कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैं तो वकालत करूँगा। तो क्योंकि वो वकील का भी मतलब प्रभाव मतलब है, तो वो तो मतलब अपने FA करने के बाद हाँ जी बरेली आ जाते, लॉ पढ़ने चले जाते। अब एक बरेली ने भी उनको बहुत चेंज किया, क्योंकि बरेली जिसे हम रोहेलखंड कहते हैं, हाँ जी, बुंदेलखंड झांसी है, हाँ जी हाँ जी, अवध लखनऊ है, हाँ जी। तो ये 3 एक्चुअली 1857 के केंद्र हैं। हाँ हाँ। तो रोहेलखंड में बहुत चर्चा है कि वहाँ पर 1857 में लोगों ने बड़ी बड़ी प्राप्तियाँ की। तो साजीद सिंह उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी एक चिट्ठी है ऐसा किशन सिंह जी को, अच्छा, कि मैंने उनको लिखा कि हम नेपाल के बॉर्डर पे ज़मीन लें
और वहाँ लोगों मतलब अपने वॉलंटियर तैयार करने का उसको अड्डा बनाए। तो ये 1857 से साजीद सिंह तो ये सीख रहे हैं। अब साकिशन सिंह जी को मतलब है कि उनको पुलिस की थानेदारी मिल गई, और दिलबाग सिंह को रेवेन्यू में नायब तहसीलदारी मिल गई। अब है कि चाहे मतलब पूरा रेवेन्यू सिस्टम भी किसान को लूटता था, लेकिन वो आपको दर्द नहीं होती थी। आप कहते थे इसका फर्ज है कि ये पे करे। लेकिन साकिशन सिंह के पास जो पहला ही केस आया वो एक विडो के लड़के का मर्डर था। अच्छा। तो वो कहते जो मुझे जिसने सबसे ज़्यादा विचलित किया कि वो विडो बेचारी अपने जितने गाने मतलब उसकी सेविंग थी वो ला के मेरे टेबल पे रख दी कि मुझे इंसाफ दिला दो, ये लो मैं उसकी पे करती हूँ जी। और वो जो कत्ल करने वाले थे वो भी पैसे उठाए फिर रहे हैं कि भी हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो वो कहते कि मैं कहाँ फंस गया इस मतलब तो कोई मैं लोगों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आधार वही है कि लोगों की मदद के लिए आप जॉब करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। तो वो तो रिजाइन करके आ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती से जब संपर्क होता है सरदार अर्जुन सिंह का, और स्वामी दयानंद अपने हाथों से यज्ञोपवीत पहनाते हैं सरदार अर्जुन सिंह को, और आगे चल के फिर जब उनके पुत्र हैं भगत सिंह जी, उनके भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और उस समय दादा कुछ संकल्प लेते हैं जो पत्र में जिसका जिक्र पिता को पत्र लिखते हैं जब घर छोड़ देते हैं 1923 में, भगत सिंह जिक्र करते हैं, तो कुछ उस बारे में भी बताइए। देखिए क्या था उसमें कि पहली ट्रेडिशन ये रही है कि ये सब आनंदपुर साहब जाते थे। साजीद सिंह वो भी लिखते हैं। हाँ जी। क्योंकि आप सिख असूलों को अपनाते हैं। मतलब कि अर्जुन सिंह जी का कोई ऐसा यज्ञोपवीत नहीं हुआ। अच्छा। मतलब ये कोई उसका प्रमाण नहीं है। लेकिन है कि वो प्रभावित हुए उनसे। अच्छा। क्योंकि स्वामी दयानंद उस वक़्त एक अकेली आवाज़ है जो मूर्तियों के खिलाफ है। जी। अब हम मूर्तियों पे लड़ रहे हैं। मतलब ये देखिए कि मतलब वो उस वक़्त के मूर्ति से नहीं निकलेगा, आप अपने मतलब कर्म से मतलब प्राप्त करिए। तो क्योंकि हरमंदिर साहब जो दरबार साहब है अमृतसर, वहाँ पर सभी समुदाय अपने अपनी मूर्तियाँ लगाने लग गए थे। तो अब जो वहाँ के जो सिख समुदाय है उन्हों को लगा कि इसके खिलाफ कौन आवाज़ दे सकता है। तो स्वामी दयानंद जी को वो मूर्तियों के खिलाफ आवाज़ देने के लिए वो 1.5 महीना रहे वहाँ पर। तो वो फिर घूमे भी। तो अब क्योंकि अर्जुन सिंह जो है वो नामधारी मूवमेंट में है, उसमें भी कुछ वही चीज़ें हैं जो आर्य समाज में हैं। अब देखिए कि आर्य समाज के जो 10 असूल हैं उसमें 4 असूल जो हैं वो उनको लिव करते हैं, और ये सभी रेवोल्यूशनरीज की फैमिलीज़ में अब वो क्या है कि आपकी मुक्ति लोगों की मुक्ति के साथ जुड़ी हुई है। व्यक्तिवादता से जो मतलब हिंदू संकल्प व्यक्तिवादता का है उससे स्वामी दयानंद जी उसको मुक्त करते हैं कि आप लोगों के, इसीलिए जहाँ भी कहीं अकाल पड़ता है मदद करते हैं। हमारे ही नानके घर में 22 यतीम जो हैं वो पले घर में पले। हाँ वो तो उसका जिक्र भी आता है क्योंकि उनमें से एक मार्शल लॉ में 1919 में शहीद होता है खुशीराम, और उसका मतलब आर्टिकल अजीब भगत सिंह लिखते हैं क्योंकि वो पर्सनली उसको जानते हैं। और वो उस असूल ने मतलब जो है बाद में प्रैक्टिस में भगत सिंह इनकलाबी बनने के लिए वो आधार चाहिए आपको कि आप इंसानियत को ज़्यादा देते हैं, सबके भले के लिए बराबरता का प्रयोग करते हैं, वही विकसित होते हैं विचार। जी। प्रोफेसर साहब, खटखड़ कलां से बंगा जो लायलपुर वाला बंगा जी, वहाँ का जो सफ़र शुरू हुआ वो कौन से साल में हुआ और कैसे हुआ, वो क्या पृष्ठभूमि थी? देखिए जो बात कर रहे थे कि 1890 से 1900 तक बहुत अकाल पड़े, और अकालों के बाद एक उन्होंने अपना कमीशन बैठाया अंग्रेज़ों ने। तो उनको लगा था कि हम लोगों की मदद तो करते हैं लेकिन हमें क्या फ़ायदा होता है, तो इसलिए कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमें फ़ायदा हो। तो ये जो लायलपुर वाली ज़मीन थी फर्टाइल थी लेकिन पानी नहीं था। अच्छा।
वो मिस्टर लायल ने ही, वो डीसी थे वहाँ के, ओके, वो उसी के नाम पे लायलपुर उनके नाम पड़ा। अच्छा। तो उसने ये कहा कि ये बहुत अच्छी ज़मीन पैदावार दे सकती है, और क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए होनी चाहिए तो वो कॉटन बेल्ट बनेगी। अच्छा। तो उन्होंने एक पहले तजर्बा किया था कि बड़ी बड़ी जायदादें, मतलब हज़ारों एकड़ ज़मीन बड़े अमीरों को दी कि शायद उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, लेकिन वो देखा कि वो अब क्योंकि खुद तो करते नहीं थे, तो बहुत ही प्रोडक्टिविटी उसकी लो थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ जो पंजाब के ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, होशियारपुर, जलंधर, अमृतसर, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और काफ़ी लोग अच्छी खेती करने वाले हैं। अगर इनको वहाँ लाया जाए तो एक मुरब्बा 25 एकड़ का जो है, उनको इसलिए कि वो यहाँ खेती करते हैं और वहाँ आप क्लेम कर सकते हैं। जी। तो इसलिए ये फिर मतलब 1900 के शुरू में उन्होंने कि हम बजाय खर्चा करने के हमें इसका फ़ायदा हो, हमें रेवेन्यू भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट के लिए कहीं मतलब कॉटन कपास भी आएगी, तो ये अलॉटमेंट हुई। तो उसमें जैसे अर्जुन सिंह जी को 25 एकड़ बंगा में हुए, तो उनके मतलब सुरजन सिंह के एक बेटे मंगल सिंह थे, उनको भी वहाँ पर 25 एकड़ हुआ। अच्छा। तो ये मतलब ट्रांसफ़र का था। और ये भी है कि जहाँ से गए आप, वो नाम आप साथ लेके गए, क्योंकि ये बंगा इलाके के लोग थे, तो इसलिए उसको भी बंगा कहलाया। वैसे वो 105 चक, क्योंकि नंबर थे, गुगेरा ब्रांच जीबी। अच्छा। क्योंकि वो जो कैनाल की ब्रांचेस थी, रख ब्रांच थी, गुगेरा ब्रांच थी, तो उससे उनके नाम जाने जाते। तो 105 चक जीबी जो गुगेरा ब्रांच, मतलब वो ये नहर है गुगेरा ब्रांच, और इसके ऊपर जो चक नंबर 105 है, वो अलॉट हुआ था, उसमें 25 एकड़, यानी कि एक मुरब्बा काफी लोगों को, मतलब काफी लोगों को हुआ 25 एकड़। फिर है कि उसके साथ ही काम करने वाले लोग भी गए, वो गांव बसे। जी। तो मतलब वो प्रोसेस मतलब था जिसमें ये वहाँ पहुँचे। जी। कि बाबा जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग था। अब क्योंकि लोगों की मदद करते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई बाबा जी के लिए काम कर दें, फ्री कर दें, तो वो कहते हैं नहीं, फ्री नहीं होगा। अब कोई पैसे उनसे लेता नहीं। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस किया कि वो कहते भी जाते हुए ना, वो अपने मटकी में लस्सी ले जाना। अच्छा। और मटकी में पैसे डाल देते। अरे क्या बात, मेहनत देने का जो है, दैट इज मतलब जो यूनिक। सरदार अर्जुन सिंह जी के घर पे या खेत पे अगर कोई काम करता है, तो पैसे नहीं ले रहा है, वो कहता है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, मैं आपके करूंगा एक बुजुर्ग के तौर पे। लेकिन वो उसकी मेहनत जो है वो देना, वो समझते कि ये मेरा फर्ज है। लस्सी की मटकी में पैसे डाल देते थे। कमाल है। तो वो जो है मतलब, और इसी में हमारे पड़नानी जी ने भी उनका साथ दिया। जयकौर जी। थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। वो है कि वैसे तो बहुत मतलब छोटे कद के थे, कहाँ के रहने वाली थी? शायद होशियारपुर, मतलब वो ये नहीं, मतलब अभी जलंधर इसमें ही है, जलंधर में है। अच्छा। तो वहाँ के उनके था। तो लेकिन बोला कि मजबूत इतनी थी कि एक दफ़ा कोई चोरी करने के लिए आ गया, तो वो होता था कि जो चोर आता था वो सिर्फ अपनी मतलब लंगोटी पहनता था, बाकी वो अपने लगा लेता था, ताकि मतलब भागना जाए या पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने उसकी लंगोटी ऐसे पकड़ी और वो बड़ा हट्टा कट्टा था, उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। तो दैट वाज उनकी एक दृढ़ता जो है। दादा अर्जुन सिंह जी का देहांत हुआ 1932 में जी, और दादी जी शायद 1940 में। तो लेकिन एक उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है उनके दादाजी की है कि वो एक तो गांव में ही उन्होंने मतलब अपने, उनके 3 लोग थे, एक पंडित जी थे, एक स्कूल टीचर थे, और एक तो वो एक उन्होंने अपना गुरुकुल बना रखा था। अच्छा। तो उसमें डिस्कशंस होती थी, तो सभी धर्म ग्रंथ थे घर में थे, कुरान भी थी, ताकि वो पढ़ के आप उसमें से समझ सकें और लोगों को समझा सकें। तो उनको कई दफ़ा होता था कि ये जो लोग धर्म के नाम पे मतलब अंधविश्वासी फैलाते हैं या अपनी मर्जी से कहानियां बनाते हैं, उनको चैलेंज करने का भी उन्हें बड़ा
मतलब था, चाव था। जहाँ कभी शास्त्रार्थ करते थे। लोगों के सामने शास्त्रार्थ के बजाय मैं समझता हूँ कि उनकी गलतियाँ उनको दिखाते। वही। वो शास्त्रार्थ थोड़ा डिफरेंट टाइप है, उसमें तो एक बहस है। लेकिन इन्होंने कोई इसी तरह अपने आप को संत कहता था, लेकिन वो ग्रंथ साहब को गलत पढ़ रहा था। हाँ जी। तो इन्होंने कहा कि भी पोथी लाओ, उसको ग्रंथ साहब को उस वक्त पोथी कहते जी जी, कि पोथी लाओ, मैं तुम ये गलत पढ़ रहे हो, ठीक नहीं पढ़ रहे। वो कहते नहीं नहीं ऐसे ही है। वो कहते नहीं, वो कहते मेरे पास तो है नहीं पोथी। तो ये गांव आए, रात को पोथी उठा के अपनी वहाँ पहुँचे दिन में, मगर वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर शायद होगा। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने खोल के कहा कि पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो जो अंधविश्वासी है उसके खिलाफ भी उनकी एक मतलब था। तो जो मैं समझता हूँ कि भगत सिंह ने भी उनसे मतलब वो लिया कि आप हर चीज़ को बड़ा गहराई में पढ़ें और उसको समझें उसके संदर्भ में, ताकि जीवन में कर सकें। जी 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 जी, जी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी होती है जी। और 1932 में दादाजी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सदमा भी, पहले एक पोता जगत सिंह चला गया था बचपन में बीमारी से, तो मतलब सदमे से ज़्यादा ये तो डेफिनेट है कि वो देख रहे हैं भगत सिंह को पलते भी और उसको एक पहुंचते हुए भी। और एज फैक्टर भी होता है, क्योंकि और भगत सिंह ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि बाबा जी अब ज़्यादा देर नहीं। माँ को कहा है उन्होंने कि आप इनका ख्याल रखिए। बाबा जी मतलब ज़्यादा, क्योंकि आप चीज़ों को लेते हैं फिर उसके बाद एक इंसानी नाते। जी 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 जी, तो मतलब कि वो एजिंग भी है और एज के साथ फिर आप वो जो दृढ़ता है, क्योंकि कई अप्स एंड डाउन्स देखी उन्होंने। मतलब 2 लड़के, मतलब एक तो गायब हैं, पता ही नहीं उस वक्त तक, अजीत सिंह जी का, सर स्वर्ण सिंह को शहीद होते देखा है, लेकिन उस वक्त उनको कभी मलाल नहीं आया। लेकिन अब उनको लगता है कि मतलब मेरा तो वो कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहा जा सकता है, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये थी आज की बात भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह और उनके दूसरे पूर्वजों के बारे में। प्रोफेसर जगमोहन जी ने हमको बहुत सारी नई नई बातें उस ख़ानदान के बारे में, उनकी उस बड़ी विरासत के बारे में हमें बताई। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे विषयों पर आपसे चर्चा हमें करनी है। जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहरबानी आप।